पिछली क्लास में हमने तेलंगाना हिस्ट्री शुरू किए थे और तेलंगाना की हिस्ट्री में जो है आपके सिलेबस में बीए फाइनल के फिफ्थ सेम में सेकंड यूनिट में ये चैप्टर है तेलंगाना हिस्ट्री। तेलंगाना हिस्ट्री के ताल्लुक से हम पढ़े थे और उसकी जोग्राफिया खसूसियात के ताल्लुक से भी पढ़े थे। तो आज तेलंगाना के ताल्लुक से जो है उसके तेलंगाना की जोग्राफिया खसूसियात में आबो हवा के ताल्लुक से मुतालिया हुआ है, दरियाओं का मुतालिया हुआ है और आपके ज़मीन और जंगलात का मुतालिया हुआ है और तेलंगाना की वसाहत और सरहदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए उसी तेलंगाना की तारीख को उसके आसार ख़दीमा यानी कि उसके माखज़ क्या है, तेलंगाना की तारीख को समझने पढ़ने के लिए उस माखज़ के ज़राए क्या है, माखज़ क्या है वो पढ़ेंगे और तेलंगाना की माखज़ तारीख, जदीद तारीख के ताल्लुक से पढ़ेंगे। ये 2-3 टॉपिकों पर इंशाल्लाह आज की बात होगी, आज का लेक्चर होगा। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, लेक्चरर नाम मोहम्मद तनवीर। सेकंड चैप्टर जो है तेलंगाना की तारीख, उसमें जो है माखज़ों का मुख्तसर जायज़ा यानी कि तेलंगाना तारीख के माखज़ों का मुख्तसर जायज़ा लिया जाएगा। और दूसरा टॉपिक है आसार ख़दीमा के माखज़ क्या है और तीसरा जो है अदबी माखज़ तारीख और तेलंगाना की इब्तदाई तारीख। आज की क्लास में जो है तेलंगाना की तारीख को समझने पढ़ने के लिए जो ज़राए है, माखज़ है, उन माखज़ों का मुख्तसर जायज़ा लेंगे। तो जाहिर सी बात है माखज़ों को पढ़ने से, माखज़ों को जानने से तो तारीख़ को पढ़ने में, समझने में सहूलत होती है। तो माजी के बारे में लिखना बहुत ही मुश्किल है और माजी में क्या हुआ उसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। यानी कि माजी में गुज़िश्ता सालों में, गुज़िश्ता सदियों में, गुज़िश्ता दौर में क्या हुआ उसको लिखना बहुत ही मुश्किल काम है और माजी में क्या हुआ था उसका अंदाज़ा लगाना भी आसान नहीं है। माजी भी हाल की तरह पेचीदा होता है, माजी जो है हाल की तरह पेचीदा होता है, यानी कि हाल में जिस तरह से हालात गुजर रहे हैं माजी के बारे में मालूमात करना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। उसे मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है, माजी को जो है मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर यह आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। तारीख़ी माखज़ों की तख्लीक़ और तज्ज़ियाती अंदाज में तर्जुमानी माखज़ों की मुहतात अंदाज में मुतालिया की दावत देती है। यानी कि तारीख़ के माखज़ों की तख्लीक़ और तज्ज़ियाती अंदाज़ा जो है तर्जुमानी तारीख़ की तर्जुमानी तर्जुमानी माखज़ों के मुहतात अंदाज को पढ़ने में मददगार साबित होती है। ये तहरीर जो है मुख्तलिफ माखज़ों से अख्ज़ किए गए सबूत और शहादा पर इन्हिसार है। यानी कि ये जो मुख्तसर तहरीर होती है किसी भी तारीख़, किसी भी इलाके की, किसी भी शहर की, किसी भी मुल्क की या किसी भी ममलिकत की, किसी भी रियासत की, ये जो है मुख्तलिफ माखज़ों से अख्ज़ कर कर लिखी जाती है, मुख्तलिफ माखज़ों को इस्तेमाल कर कर तारीख़ लिखी जाती है और ये सबूत के तौर पर इन्हिसार आते हैं। ये माखज़ जो है सबूत के तौर पर मुनहसिर होते हैं। माखज़ों की दर्जाबंदी मौरख़ीन ने 2 समय की थी। एक माखज़ जो है आसार ख़दीमा, आसार ख़दीमा को भी माखज़ में शुमार किया गया, यानी कि मुहक़्क़िक़ीन और मौरख़ीन तारीख़ को पढ़ने के लिए माखज़ों को 2 दर्जा बंदी में तकसीम किया है। एक है आसार ख़दीमा और दूसरा है अदबी माखज़। ये 2 माखज़ बड़े अहम हैं तारीख़ को पढ़ने और समझने के लिए। तो आज चलिए हम तेलंगाना की तारीख़ को समझने के लिए इन 2 माखज़ों से हमें क्या मालूमात हासिल होती हैं और तेलंगाना की तारीख़ कितनी पुरानी है, कितनी क़दीम है और किस तरह से तेलंगाना की रियासत, तेलंगाना का इलाक़ा वजूद में आया था और यहाँ की बदोबाज़ ज़िंदगी और यहाँ की सियासी ज़िंदगी के बारे में हमको इन 2 माखज़ों के ज़रिए मालूमात फ़राहम होती है। पहला माखज़ जो था वो था आसार ख़दीमा, दूसरा माखज़ क्या बतलाया गया है, अदबी माखज़। तो आसार ख़दीमा के माखज़ मौजूदा आसार और बक़ायात से ताल्लुक़ रखते हैं। आसार ख़दीमा के जो माखज़ हैं वो मौजूदा दौर में उस दौर के आसार और बक़ायात, इमारतें होंदे या कुतुबात होंदे या सिक्के होंदे या यादगारें होंदे, ये तमाम जो है बक़ायात जो है आसार क़दीमा में शुमार किए जाते हैं। इनमें माक़बल तारीख़ के पत्थरों के औज़ार है और नबातियाती और हैवानी बक़ायात है और ज़रूफ़ बर्तन हैं, लोहे के
اوزار ہے وغیرہ ہے، اس میں کتبات بھی شامل ہیں، تصویریں بھی شامل ہیں، یادگاریں بھی شامل ہیں، سکے بھی شامل ہیں۔ یہ تمام جو ذرائع ہیں وہ آثار قدیمہ کے ذرائع کہے جاتے ہیں۔ تو ماقبل تاریخ کے آثار و بقایات، یعنی کہ ماقبل تاریخ کے آثار و بقایات کے بارے میں ہم کیا ہے وہ تو ان سے ہمیں پتہ کے دور کے انسان کے بارے میں معلومات ملتی ہے، فراہم ہوتی ہے۔ یعنی ماقبل تاریخ کے آثار اور بقایات، ماقبل تاریخ میں جس دور میں تاریخ نہیں تھی، انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، تو اس دور میں بھی انسانی زندگی تھی اور اس دور کی تاریخی واقعات بھی ہے۔ تو اس دور میں انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، جسے ماقبل تاریخ کہا جاتا تھا، اور ماقبل تاریخ کے آثار بقایات جو ہے ان سے ہمیں پتھروں کے دور کے انسان کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہے، پتھروں کے دور کے سماجی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے غذاؤں کی قسمیں، مذہبی عقیدے، پتھر اور دھات کے استعمال میں تکنیکی پیش رفت کے بارے میں معلومات ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے غذاؤں کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں، اور یہ جو پتھر اور دھات کے استعمال کی کون سی تکنیک کو استعمال کرتے تھے اس کے بارے میں ہم پیش رفت ہوتے ہیں، یعنی کہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، معلومات میں آسانی ہوتی ہے۔ پتھر کے اوزار، مختلف طریقے اور تلنگانہ کے وہ مقامات جہاں وہ پائے گئے، یعنی کہ پتھر کے اوزار کے مختلف طریقے جو ہے تلنگانہ کے وہ مقامات جہاں یہ پتھر کے اوزار یا پتھر کے مختلف اوزار ہمیں پائے گئے ہیں، اس کے بارے میں ماقبل تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی کہ تلنگانہ کے علاقے میں پتھر کے اوزار ملے ہیں، الگ الگ طریقے کے اوزار ملے ہیں، تو جس مقام پر ملے ہیں، جہاں پہ ملے ہیں، جہاں پائے گئے ہیں، اس کے بارے میں یہ جو ہے ماقبل تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں، ماقبل تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ چلیے اب آتے ہیں کتبات۔ کتبات اس سے پہلے بھی ہم بتائے تھے، کتبات کسے کہے جاتے ہیں؟ کسی دھات پر لکھے جانے والی تحریر کو، یا کسی پتھر پر لکھے جانے والی تحریر کو، یا کسی چھال پر، پیڑ کی چھال پر لکھے جانے والی تحریر کو کتبات کہا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماخذوں میں کتبات اہم شامل ہیں، یعنی کہ آثار قدیمہ کے جو ماخذ ہیں تاریخ کو جاننے کے، ان میں کتبات بھی بڑے اہم مانے گئے ہیں۔ کتبات کے مطالعے کو علم کتبات کے نام سے موسوم کہا جاتا ہے۔ یہ کتبات کے مطالعے جو علم کتبات کہا جاتا ہے، وہ شاہی فرمان ہوتے تھے۔ شاہی فرمان یعنی کہ حکومت کی جانب سے، اس دور کے حکمرانوں کی جانب سے جو قانون یا کوئی اعلان یا کیا عوامی فلاح و بہبود کے جو اسکیمات کا اعلان ہوتا تھا، وہ شاہی فرمان کہلاتے تھے۔ تو کتبات کے ذریعے شاہی فرمان کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں دستاویز بھی تھے، دستاویزات بھی تھے، یعنی کتبات میں دستاویزات بھی، یعنی کہ وہ بادشاہ اس دور کے حکمران جو ہے عطیہ، زمین عطیات دیتے تھے، مندروں کو ہم دے یا پھر کسی چیز کو عطیہ دیتے تھے، تو وہ کتبات پر لکھتے تھے۔ وہ خطبے جو ہے دستاویزات، یعنی کہ وہ ساتاوہانا میں ہوں دے، وجے نگر میں ہوں دے، یا ولما ریڈی میں ہوں دے، یا پھر جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں مندروں کو بہت ساری زمینات دیے تھے، تو زمینات کے تحت انہوں نے زمین جو ہے اس مندر کے نام پر رکھ دی تھی، وہ تو اس کے لیے ایک دستاویزات کا ہونا ضروری ہے، تو وہ دستاویزات خطبے کی شکل میں تھے، یعنی خطبے بھی کہہ لیتے تھے، دستاویزات بھی کہلاتے تھے۔ اس سے انہیں حقیقی تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس زمینات کو ان کا حقیقی مالک سمجھا جاتا تھا۔ ان میں سے ہمیں حکمرانوں کے خاندان کے شجرے کا علم بھی ہوتا ہے، اس کتبات سے کس خاندان، کس راجے کا کس خاندان سے تعلق تھا، کس حکمران سے تعلق تھا، کس سلطنت سے تعلق تھا، یہ جو ہے کتبات کے ذریعے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ تو زمینات کی عطیات کی نوعیت، عطیہ دینے والوں اور عطیہ حاصل کرنے والوں کے نام ہوتے ہیں، یعنی کتبات جو تحریر کیے جاتے تھے کسی دھات پر یا کسی پتھر پر، کسی جھال پر جو تحریر کی جاتی تھی، اسے کتبات کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، زمینات کی عطیات کی نوعیت معلوم ہوتی ہے، عطیات دینے والے، عطیات لینے والوں کے نام درج ہوتے تھے، گاؤں کے نام، عطیات کو روپے عمل لانے والے عہدیداروں کے نام وغیرہ ملتے ہیں، یعنی کہ کس مندر کو کتنی زمین دی جا رہی ہے، کس علاقے کو کتنی زمین دی جا رہی ہے، کس گاؤں کو کتنی زمین دی جا رہی ہے، وہ لینے والے کا نام بھی آتا تھا، دینے والے کا نام بھی رہتا تھا، اور اس کے درمیان جو ملازم ہوتے تھے، کام کرنے والے ہوتے تھے، ان کا بھی نام ہوتا تھا۔ یہ کتبات میں تحریر کر دیا جاتا تھا، کتبات کے ذریعے معلومات ہوتا تھا۔ کتبات تانبے کے تختیوں اور پتھروں پر پائے جاتے تھے۔ میں بتایا نا، کتبات جو کسی دھات پر لکھنے والی تحریر کتبہ کہا جاتا ہے، یا کسی پتھر پر لکھنے والی تحریر کتبہ کہا جاتا ہے۔ تو کتبات جو ہے تانبے کی تختیوں پر یا پھر پتل کی تختیوں پر، اس دور میں جو بھی دھات تھی، اس دور میں اس دھات پر لکھی جاتا تھا، اور پتھروں پر بھی پائے جاتے تھے، انہیں کتبات کہا جاتا تھا۔ تلنگانہ میں ابتدائی
कुतबे जो है शातवाहना के दौर से ताल्लुक रखते हैं। तेलंगाना के इलाके में जो कुतबात मिलते हैं या कुतबात मिले हैं वो कुतबात शातवाहना के दौर से ताल्लुक रखते थे। यानी कि सातवाहना का या शातवाहना का हो तो सातवाहना के दौर से ही कुतबात का रिवाज था। तो तेलंगाना के इलाके में जो कुतबात मिले हैं उनका ताल्लुक शातवाहना से था। इब्तदाई कुतबात प्रकरात में थे। प्रकरात क्या है? एक जबान है, एक लैंग्वेज है। तो इब्तदाई कुतबात तेलंगाना के इलाके में सातवाहना के दौर के जो कुतबात मिले हैं वो कुतबात जो किस जबान में थे? प्रकरात जबान में थे। प्रकरात के बाज दफा संस्कृत जबान भी कुतबात में इस्तेमाल की गई है। बाज दफा जो है बाज कुतबात में संस्कृत जबान का भी इस्तेमाल देखा गया है, पढ़ा गया है। कुतबा के दौर संस्कृत के साथ साथ तेलुगु भी इस्तेमाल की जाती थी। यानी कि पहले जो कुतबे मिले थे प्रकरात में मिले थे, बाद के कुतबों में होंगे या फिर बाद में कुतबों में जो है संस्कृत जबान का भी इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद के कुतबों में तेलुगु जबान का भी इस्तेमाल मिला है। तो ये कुतबात थे। तो ये कुतबात के जरिए जो है हम अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस दौर के हुक्मरान ने किस तरह से अवामी फलाह बहबूदी के लिए किस बंदे को कितनी जमीन दी गई है, किस गाँव को कितनी जमीन दी गई है, उनके अहदेदारों के नाम होते थे, जमीन लेने वालों के नाम होते थे, जमीन देने वालों के नाम होते थे। तो इस तरह से ये और जबान खासकर जबान जो है प्रकार जबान इस्तेमाल की जाती थी। बाद में संस्कृत जबान का इस्तेमाल, बाद में तेलुगु जबान का भी इस्तेमाल। तो ये जो जबानें हैं वो तेलुगु कुतबात के जरिए हम तक पहुंचे हैं। उसके बाद ये जो कुतबात है आसार खदीमा में लिया जाता है। उसके बाद जो है सिक्के भी आसार खदीमा में शुमार किए जाते हैं। ये भी एक अहम माखज है किसी भी तारीख को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी हुक्मरान की सियासी जिंदगी को और किसी भी हुक्मरान की सल्तनत को समझने के लिए सिक्के भी बड़े अहम माने जाते हैं। सिक्कों का मुतालिया भी बड़ा अहम होता है। यानी कि हर दौर के हुक्मरान ने अपने दौर में जो सिक्के जारी किए उनका हजम अलग होता था, उनका साइज अलग होता था, उन पर नक्काशी अलग होती थी। तो अंदाजा लगाया जाता है जो हुक्मरान अपने दौर के जो बाद हुक्मरान अपने दौर में सिक्कों पर बेल उठाते थे, बाद देवी देवताओं की फोटो रहती थी, बाद पर किसी दूसरे नक्श किए जाते थे। तो कुछ सिक्कों का मुतालिया भी बड़ा अहम माना जाता। ये भी आसार कदीमा के अहम माखाज़ों में शुमार किए जाते हैं। इसमें धात का तज्जिया किया जाता था कि हर हुक्मरान अपने अपने दौर में अलग अलग धात सिक्कों के लिए अलग अलग धात का इस्तेमाल किया। तो धात का तज्जिया किया जिससे सिक्के ढाले गए, यानी कि सिक्के किस धात से बनाए गए। हर हुक्मरान, बाद लोग सोने के सिक्के जारी किए, बाद लोग चांदी के सिक्के जारी किए, बाद लोग तांबे के सिक्के जारी किए, बाद पित्तल के हैं। इस तरह से हर हुक्मरान अपने अपने दौर में अलग अलग धात का इस्तेमाल किया है और सिक्के इस धातों में ढाले गए हैं। सिक्कों का अजम, सिक्कों की तकनीक और दोनों जान लिखी गई तहरीक का अहमियत होती है। सिक्कों का अजम यानी कि सिक्कों का वजन क्या था और उसकी सिक्कों को बनाने की जो तकनीक थी वो तकनीक किस तरह इस्तेमाल की जाती थी। सिक्कों की दोनों जानिब जो तहरीर थी वो बड़ी अहमियत थी, यानी कि सिक्के दोनों जानिब अब तहरीर होती थी। तो ये सिक्के भी अहम माखाज़ माने गए। उसके बाद आइए अहम माखाज़ों में जो है इससे उस दौर की माशी हालत, यानी कि सिक्कों के जरिए उस दौर की माशी हालत का भी पता चलता है। यानी कि जर के जरिए मैशत का अंदाजा लगाया जाता था। सोने के सिक्के जब जारी होते थे किसी दौर के दौर में तो जाहिर सी बात है उस दौर की माशी हालत बहुत ही बेहतर थी, खुशहाल थी। उसके बाद अगर आप तांबे के सिक्के किसी के दौर में इस्तेमाल हुए तो उसकी माशी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इससे उस दौर की माशी हालत का भी पता चलता है। मिसाल के तौर पर सातवाहना और काकतियों के दौर के कसीर तादाद में सिक्कों की दरियाफ्त से तिजारत, सनत, उर्फत और मजमूई खुशहाली का पता चलता है। सातवाहना से लेकर काकतियों के दौर के सिक्कों का जब मुताला किया जाता है, उनकी दरियाफ्त की जाती है, तो दरियाफ्त से उनकी तिजारत, सनत, उर्फत और मजमूई खुशहाली का पता चलता है। यानी कि जितने ज्यादा सिक्के जारी होते तो उतनी मैशत मजबूत होती थी। तो इनका जो ताल्लुक तिजारी ताल्लुक बैरूनी ममालिक से भी था, सनत और उर्फत को तरक्की देते थे। तो इन सिक्कों से पता चलता है कि इनकी तिजारी ताल्लुक किस तरह से थे, ये सनत और उर्फत में किस तरह से तरक्की याफ्ता थे, खुशहाल रियासत थी, तो पता चलता है। सिक्कों के अदम वजूद से सिक्कों के अदम वजूद से तिजारत में इनेदाद का अंदाजा होता है। सिक्कों के अदम मौजूद, अगर सिक्के नहीं होते तो अगर सिक्के नहीं मिलते, अदम वजूद से तिजारत के इनेदाद का अंदाजा होता है, यानी कि तिजारत के बारे में मालूमात होते हैं। तेलंगाना में मुख्तलिफ धातों से बनाए जाने वाले सिक्के सातवाहना दौर से लेकर आसिफजाही दौर तक मिलते हैं। यानी कि तेलंगाना के इलाके में मुख्तलिफ धातुओं से बनाए जाने वाले सिक्के दरियाफ्त होते हुए हैं। तो ये सातवाहना से लेकर आसिफजाही दौर तक के सिक्के हैं। तो हर हुक्मरान अपने अपने दौर पर अलग अलग सिक्के जारी किए थे।
तो ये जो सिक्के धात इस्तेमाल की जाती थी, उस धात से अंदाजा लगाया जा सकता है, और उस पर कुन की तहरीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये हुक्मरान अपनी माईशत को सुधारते थे। तो तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ धातुओं के सिक्के दरियाफ्त हुए। सातवाहना से लेकर आसिफ जाही दौर तक के सिक्के दस्तयाब हुए हैं। उसके बाद आइए आसार खदीमा के अहम माखाजों में यादगारें हैं। यादगारें भी ये भी अहम माखाज है। ये माखाज को भी आसार खदीमा के माखाज में लिया जाता है। आसार खदीमा का दूसरा अहम माखाज जो है यादगार इमारतें, यानी कि हर हुक्मरान अपने दौर में यादगार इमारतें तामीर करवाएं। वो इमारत को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि वो हुक्मरान तामीरात में किस तरह से दिलचस्पी रखते थे और किस तरह से अपनी ममलिकत को तरक्की देते थे, किस तरह से आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता था, किस तरह से टेक्निक का इस्तेमाल होता था। ये तमाम बातें यादगारों को देखकर पता चलता है। इसमें बुद्ध मत के स्तूपा, खानखाहें, विष्णु मत और शिव मत के मंदिर, मस्जिदें और गुम्मतें, यानी कि यादगारों में जो लिया बुद्ध मत का स्तूपा यानी कि स्टैचू, बुद्ध मत के खानखाहें हैं, बुद्ध मत के इबादत करने के खानखाहें हैं, और शिव मत मंदिर है, और विष्णु मत मंदिर है, और मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं। ये तमाम जो है गुम्मतें हैं। हर हुक्मरान अपने दौर में अलग अलग डिजाइन की गुम्मत तामीर कराया था। गुम्मत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस दौर की गुम्मत है, किस बादशाह ने तामीर करवाई थी। और मस्जिदों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर, ये मस्जिद किसके दौर में तामीर कराई थी, किस बादशाह ने तामीर करवाई थी। और मंदिरों को देखकर अंदाजा लगाया था शिव मत के मंदिर किसने तामीर करवाई थी, विष्णु मत के मंदिर किसने तामीर करवाई थी, जैन मत के मंदिर किसने तामीर करवाई थी, और बुद्ध मत के खानखाहें किसने तामीर करवाई थी। ये तमाम जो इमारतें हैं वो यादगार इमारतें कहलाती है। इनसे भी इस दौर के बारे में मालूमात फराहम होती। इन इमारतों पर नक्श व निगार और मुजस्समे से मजहबी अक़ायद, तसव्वुरात, समाजी और सकाफती ज़िंदगी का पता चलता है। इन इमारतों पर जो नक्श निगार किया गया था और मुजस्समे से मजहबी अक़ीदों का तसव्वुरात का पता चलता है। यानी कि मंदिरों पर हमने मुजस्समे तामीर किए जाते, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उनके तस्वर, उनके अक़ीदों का पता चलता है। समाजी और सकाफती ज़िंदगी का भी पता चलता है। यानी कि यादगारों से समाजी और सकाफती तहजीब का भी पता चलता है, और उस दौर के हुक्मरान के ताल्लुक से भी पता चलता है, सियासी ताल्लुकात भी पता चलता है। उसके बाद ये आसार खदीमा में कितने लिए गए हैं, कुतबात को लिया शामिल शुमार किया गया है, और आपके क्या बोलते हैं यादगारों को शुमार किया गया है, और इसके अलावा सिक्कों को शुमार किया गया है। ये तमाम जो दस्तावेज़ात है ये तमाम के तमाम जो है क्या बोलते हैं आसार खदीमा के इसमें शुमार किए जाते हैं। उसके बाद आइए दूसरा जो अहम माखाज है तेलंगाना तारीख को समझने का, वो है अदबी माखाज। अब अदबी माखाज मालूम सी है, अब अदब में भी कई है, मुल्की अदब है, गैर मुल्की अदब है, मजहबी अदब है, और सुहाने उम्री है, दस्तावेज़ात है तहरीर किए हुए, ये तमाम जो है अदबी माखाज में लिए जाते हैं। इस तरह से ये अदबी माखाज के बारे में आज हम थोड़ा सा मुतालिया करेंगे। तो तेलंगाना की तारीख को समझने के लिए दीगर अहम माखाजों में अदबी माखाज भी अहम है। तेलंगाना की तारीख को समझने के लिए दीगर माखाजों में अदबी माखाज भी अहम है। अदबी माखाज भी अहम है। इन्हें मंदरजे में तकसीम मजहबी किताबें हैं, गैर मजहबी किताबें हैं, मुल्की अदब है, गैर मुल्की अदब है, ये तमाम जो है अदबी माखाज में लिए जाते हैं। तो मजहबी किताबें ये खास मजहब से ताल्लुक़ रखती है। मजहबी किताबें जो है ये खास मजहब से ताल्लुक़ रखती है। बुद्ध मजहब के दौर में बुद्ध किताबें थी, शिव मत के दौर में शिव मत की किताबें थी, जब इस्लाम आया इस्लामी किताबें थी। तो ये खास मजहब से ताल्लुक़ वाली किताबें होती हैं। आचार्य नागार्जुन सागर की बुद्ध मत पर लिखी गई है। आचार्य नागार्जुन जो किताब है वो जो है बुद्ध मत पर लिखी गई किताब है। ये भी है मजहबी किताब कही जाती है। ये भी अदबी माखाज में शुमार किया जाता है। तो इसके जब आचार्य नागार्जुन का किताब का मुतालिया करते हैं तो उस दौर के बुद्ध मत के बारे में मालूमात फराहम होती है, उस दौर के हुक्मरानों की दिलचस्पी के बारे में मालूमात होती है। तो ये आसार खदीमा अदबी माखाजों में इनको शुमार किया जाता है। पापम्पा की जैन मत भी लिखी गई है, यानी जैन मत पर भी किताब लिखी गई है। किताब आदि प्राणा अहम किताब है, यानी कि आदि प्राणा अहम है, यानी कि ये किताबें जो है मजहबी किताबें थी। आदि प्राणा भी किताब थी, उससे भी उसका जब मुतालिया किया जाता है तो उस दौर के सकाफत का पता चलता है, अकीदों का पता चलता है, मजहब का पता चलता है, और समाज का पता चलता है। वो विमलवाड़ा के चालुक्य कुरान आरसी केसरी दुगम के दरबार का शायर था।
یعنی کہ آدی پرانا جو ہے وہ وملواڑا کے جو چالوکیہ حکمراں تھے ان کے پاس کیسری دوم ایک حکمراں تھا، کیسری دوم کا درباری شاعر تھا یہ. شومت اور وشنومت کے ادبی تصانیف سے عوام کی مذہبی تصورات اور سماجی اور ثقافتی زندگی کا پتہ چلتا ہے. یعنی کہ شومت اور وشنومت کے ادبی تصانیف جو ہے، تصانیف یعنی کتابیں جو ہے، ادب جو ہے وہ عوام کی مذہبی تصورات اور سماجی و ثقافتی زندگی کا پتہ چلتا ہے. شومت کی کتابوں سے، وشنومت کی کتابوں سے مذہبی تصورات کا پتہ چلتا ہے، ان کے عقیدوں کا پتہ چلتا ہے، سماجی و ثقافتی کا پتہ چلتا ہے، ان کی ادبی زندگی کا بھی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد جو ہم آئیں گے غیر ملکی ادب. یہ تو ملکی ادب تھے، مذہبی کتابیں تھیں. غیر ملکی ادب میں جو ہے ادبی تصانیف سے سماج کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے. ادبی غیر ملکی ادب سے یا ادبی تصانیف، ادبی یعنی کہ وہ مذہبی نہیں ہوتے، ادب الگ ہے، مذہب الگ ہے. تو ادبی سے جو ہے ادبی تصانیف سے سماج کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہر شاعر، ہر ادیب جو ہے اپنے اپنے دور کے حالات کو اپنی کتابوں میں قلم بند کیا ہے، تو اپنے اپنے دور کے حالات کو واضح طور پر اس کتاب میں لکھا ہے. تو یہ جو ہے ادبی ماخذ ہے. ادبی ماخذ کے بارے میں معلومات جو ہے سماج کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے. مثلا حالانکہ مستمع سستی اور محمد قلی قطب شاہ کی کلیات وغیرہ، یعنی کہ مستمع ستی ایک کتاب ہے اور محمد قلی قطب شاہ کلیات بھی ایک کتاب ہے. تو یہ جو ہے نہ مذہبی کتاب ہے اور نہ غیر ملکی کتاب ہے، ملکی کتاب ہے، ملکی ہی کتاب ہے، لیکن یہ ادب میں شمار کیا جاتا ہے یہ کتابوں کو. سوانح عمری. سوانح عمری عہد وسطیٰ کے درباروں میں ادیبوں اور شاعروں کی کثیر تعداد رہتی تھی. یعنی عہد وسطیٰ کی تاریخ میں، درمیانی تاریخ میں، ہندوستان کی ہوندے یا پھر جنوبی ہند کی ریاست تلنگانہ کی تاریخ ہوندے، عہد وسطیٰ کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس دور میں دربار میں ادیبوں اور شاعروں کی کثیر تعداد ہوتی تھی. وہ شاعر ہوندے، ادیب ہوندے، اس دور کے حالات کو اپنے کتاب میں لکھتے تھے اور اس دور کے حکمران کی سوانح عمری یعنی کہ ان کی زندگی کے تعلقوں سے بایوگرافی لکھتے تھے. تو ان کو کثیر تعداد رہتی تھی. بعض قلمکاروں نے شاہی سرپرستی کی تعریف میں ان کے سوانح عمری کی تاریخ لکھی. مثلا یعنی کہ بعض قلمکار جو تھے، بعض جو مصنفین تھے، بعض جو ادیب تھے، شاہی سرپرستی کی تعریف میں اپنے آپ کو شاہی سرپرست ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو شاہی ملازم تصور کرنے کے لیے یہ قلمکاروں نے، یہ ادیبوں نے اس دور کے حکمرانوں کے سوانح عمری بھی لکھی ہے. اور جیسا کہ مثلا ممبا نے وکرم، ارچنا، ودیاناتھ کے پرتاپ رودرا دیوا شیو بھوشنا، یہ کتابیں تھیں. ان کتابوں سے جتنے پرتاپ رودرا کے بارے میں لکھی گئی کتاب ہے، شیو بھوشنا کی کتاب میں لکھی گئی کتاب ہے، یہ کتابیں جو ہے ان کے سوانح عمری پر منحصر تھی. یہ بھی ادبی ماخذ میں لیے جاتے ہیں. اس کے بعد آئیے فرامین. یعنی کہ فرامین کسے کہا جاتا ہے؟ شاہی دربار سے جاری ہونے والا جو بھی فرمان ہوتا ہے اس کو فرامین کہا جاتا ہے. قطب شاہی اور آصف شاہی فرمانروں نے فرامین جاری کیے. فرامین یعنی کہ حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والا جو بیان ہوتا ہے یا پھر تحریر ہوتی ہے یا عوام کے قانون کا ہوتا ہے تو فرامین کہا جاتا ہے. قطب شاہی دور میں اور آصف شاہی دور میں فرمانروں نے آصف شاہی دور میں بہت سارے فرامین جاری ہوئے تھے. یہ فرامین بھی جو ہے ادبی ماخذ میں لیے جاتے ہیں. وہ فارسی میں ہوتے تھے. ان سے نظم کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ فرامین جو ہوتے تھے، فرمان سے مراد فرمان کی جمع فرامین ہے. تو فرمان کے ذریعے، ان فرمانوں کے ذریعے اس دور کے نظم کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ بھی اہم مانے گئے. اس کے بعد غیر ملکی ادب جو ہے، غیر ملکی سیاحوں نے سیاحت کے ہوئے مقامات کے بارے میں لکھا ہے. غیر ملکی ادب ہے. اب یہ غیر ملکی ادب کیا ہے؟ بہت سارے اس دور میں سیاح جو ہے سیر تفریح کے لیے آتے تھے. تلنگانہ میں جتنے بھی سیاح آئے ہیں انہوں نے جس مقامات کا بھی دورہ کیا، جس مقامات کا بھی گئے ہیں، ان مقامات کے بارے میں انہوں نے اپنے سفر نامے بھی کہا جا سکتا ہے، سفر ناموں میں لکھا ہے. وہ غیر ملکی سفر نامے جو تھے غیر ملکی ادب کہلاتے تھے. غیر ملکی سیاح جیسے مارگو پولو اور نیرو وغیرہ نے
काकतियों और कुतुब शाहियों के ज़माने में तेलंगाना का सफ़र किया था। यानी मार्गो पोलो और दूसरे ऐसे सयाह थे जो काकतिया के दौर में आए थे, कुतुब शाही के दौर में आए थे, और उन्होंने उनके दौर के हालात का जायज़ा लिया, अपनी किताबों में लिखा, तेलंगाना का सफ़र किया था और तफसीली हालात कलमबंद किए थे। इस तरह से ये गैर अदबी मखाज़ होते हैं, गैर अदबी माखज़ होते हैं। ये गैर अदबी माखज़ में सफ़रनामे भी शुमार किए जाते हैं। ये तमाम अदबी माखज़ थे, मजहबी किताबें, मुल्की अदब, गैर मुल्की अदब, ये तमाम थे, ये सारी चीज़ें थी। तो ये तमाम बातें अदबी माखज़ों में लिए जाते हैं। ये अदब में जो है सफ़रनामे थे। उसके अलावा अखबार, रसाले, इनसे तेलंगाना की जदीद तारीख़ पर रोशनी पड़ती है। अखबार और रसालों के ज़रिए भी तेलंगाना की जदीद तारीख़ पर रोशनी पड़ती है, तेलंगाना की तारीख़ को पढ़ने में आसानी होती है। उसके बाद आइए हम एक और बात बताते हैं कि तेलंगाना की माक़बूल तारीख़, तेलंगाना की माक़बूल तारीख़ के बारे में क्या है बोल तो तेलंगाना 4,000-5,000 सब लोग भी यहाँ पे बदोबाश ज़िंदगी का पता चलता है। तो तेलंगाना में इंसानी बदोबाश का सिलसिला माक़बूल तारीख़ से रहा है। क्या बताया हमें? तेलंगाना में इंसानी बदोबाश का जो सिलसिला है वो माक़बूल तारीख़ से रहा है। बहुत ज़माने क़दीम से तेलंगाना में आबादी थी, लोग रहते थे, बदोबाश ज़िंदगी, इंसानी की बदोबाश ज़िंदगी थी। उस ज़माने में तारीख़ नहीं थी, उस ज़माने में यानी कि माक़बूल तारीख़ का पता नहीं चलता, क्योंकि उस ज़माने में तारीख़ नहीं थी, तहरीर नहीं थी। तो उस दौर में भी यहाँ पे इंसान बसते थे, तारीख़ नहीं थी, तहरीरी माख़ज़ नहीं है, इसलिए तहरीरी माख़ज़ नहीं है। माक़बूल तारीख़ के जो है तहरीरी माख़ज़ नहीं है। माक़बूल तारीख़ के मुतालिए के लिए आसार क़दीमा के माख़ज़ हैं। माक़बूल तारीख़ के मुतालिए के लिए, क्योंकि उस दौर में तहरीर नहीं थी, दस्तावेज़ात नहीं था, इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन इंसानी ज़िंदगी थी, इंसानी समाजी ज़िंदगी थी तेलंगाना में। ये सिलसिला माक़बूल तारीख़ कहलाता है जब तहरीर नहीं थी। लेकिन इनकी तारीख़ को समझने के लिए, माक़बूल तारीख़ को समझने के लिए आसार क़दीमा के माख़ज़ अहम माने जाते हैं। जैसे यादगार है, उनके इस्तेमाल किए हुए ज़ुरूफ़ है, उनके इस्तेमाल किए हुए हथियार है, ये जो है माख़ज़ है। तो माक़बूल तारीख़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये माख़ज़ अहम माने जाते हैं। जैसे पत्थरों के औजार, नबातियाती आसार, ज़ुरूफ़ के टुकड़े, इंसानों और जानवरों की हड्डियाँ, चट्टानों पर तस्वीरें वगैरह माक़बूल तारीख़ में तक़सीम की जा सकती है। मैं बताया ना कि माक़बूल तारीख़ में जो है क्या बताया जाता है कि पत्थर के औजार है, नबातियाती आसार है, ज़ुरूफ़ के टुकड़े, इस्तेमाल की जाने वाले अशिया के टुकड़े हैं, इंसानी और जानवरों की हड्डियां हैं, और चट्टानों पर नक्श किए हुए तस्वीरें हैं। ये तमाम जो है माक़बूल तारीख़ को में तक़सीम किए जा सकते हैं और माक़बूल तारीख़ को समझने में मददगार साबित होते हैं। माक़बूल तारीख़ जो है, माक़बूल तारीख़ पत्थर का दौर है, जदीद पत्थर का दौर है, और दरमियानी पत्थर का दौर है, और पत्थर का पुराना दौर है। ये माक़बूल तारीख़ में शुमार किए जाते हैं। कदीम पत्थर का दौर, जदीद पत्थर का दौर, वस्ती पत्थर का दौर, ये पत्थरों के दौर जो है बड़े अहम माने जाते हैं। उसके बाद आइए हम और एक बात ये तेलंगाना के बारे में कि पत्थर का क्या है। इसके बाद और एक तारीख में जो पत्थर का पुराना जो दौर रहा है उसे लफ्ज पालियोलिथिक का इस्तेमाल किया जाता है। लातिनी लफ्ज है ये, पैलियो और माने कदीम, और लिथोस यानी पत्थर से लिया गया है। पैलियोलिथिक का दौर कहा जाता है। पत्थर का पुराना दौर जो है 10 मिलियन सालों से 10,000 कबल मसीह पर फैला हुआ है। तेलंगाना के इलाके में, खासकर तेलंगाना के इलाके में पत्थर का पुराना जो दौर रहा है 10 मिलियन सालों से लेकर 10,000 साल कबल मसीह तक फैला हुआ है। इसको इस तरह से तकसीम किया जाता है: कदीम पत्थर का दौर, जदीद पत्थर का दौर, दरमियानी पत्थर का दौर। इसमें तकसीम किया जाता है पत्थर के पुराने दौर को 3 दौर में। जदीद चलिए कदीम पत्थर का जो दौर रहा है, आसार कदीमा के माहिरीन ने इससे 1 से 10 लाख कबल मसीह बताया गया। यानी कि कदीम पत्थर के दौर को आसार कदीमा के जितने माहिरीन थे उन्होंने 1 से 10 लाख कबल मसीह का दौर को बताया गया है। इस दौर में कदीम इंसान ने पत्थर से दस्ती औजार, चाकू बनाए और औजार बनाए, वजनी और बद्दे बनाए। यानी कि
1 से 10 लाख के मखल मसीह को दौर को कदीम पत्थर का दौर तस्वूर किया जाता है। यहाँ तेलंगाना में भी इनके क्या बोलते हैं आसार मिले हैं, दस्तावेजात मिले हैं, पत्थर से लिया गया है, पत्थर का पुराना दौर। तो कदीम इंसान जो है पत्थर से दस्ती कुल्हाड़ियाँ बनाई थी, औजार बनाए थे, चाकू बनाए थे, ये कदीम पत्थर के दौर की है। ये जो तेलंगाना में जो दौर बताया गया है 1 से 10 लाख कबल मसीह का दौर को कदीम पत्थर के दौर से जोड़कर देखा जाता है। उसके बाद देखिए जदीद पत्थर का दौर, इसकी शुरुआत जो है 40,000 कबल मसीह से 1 साल तक रहा है। 40,000 कबल मसीह से लेकर 1 साल तक रहा है ये जदीद पत्थर का दौर। इस दौर में औजार का हजम किया गया है। इस दौर में जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं उसके वजन के ताल्लुक से मालूमात की है। इस दौर में बनाए जाने वाले औजार में दस्ती भाले भी वगैरह हुआ करते थे। यानी कि जदीद पत्थर के दौर में जो है औजार में दस्ताओं का इस्तेमाल का भी पता चलता है, दस्ती औजार भी मिले हैं इस दौर में। उसके बाद आइए जदीद पत्थर का दौर, इसकी शुरुआत जो है 40 बरस कबल हुई और ये 10,000 कबल मसीह तक चलता रहा। यानी कि जदीद पत्थर का जो बताया गया है वो 40,000 बरस कबल मसीह से लेकर 10,000 साल कबल मसीह तक 10,000 कबल मसीह का दौर बताया। इस दौर में पतले और छोटे औजार बनाए गए, यानी कि इस दौर में औजारों में बहुत सारी तब्दीली हुई थी और इस तब्दीली जो है पतले और छोटे औजार बनाए गए थे। औजारों में तीर और बर्मा भी था, तीर और बर्मा का इस्तेमाल हुआ था। ये दौर जो था जदीद पत्थर का दौर था। पत्थर ये 40,000 कबल मसीह से लेकर 10,000 साल कबल मसीह तक का ये दौर रहा है। इस दौर में छोटे पतले औजार मिलते हैं और इन औजारों में दस्ते भी मिलते हैं और तीर भी मिलते हैं। भरवा यानी कि फेंक के मारने वाला हथियार होता है, तो हथियार मिलते हैं। इस तरह से ये 3 अदवार होते हैं। इन 3 अदवारों में जो है तेलंगाना में ये अदवार हमें मखब तारीख को जानने के लिए, मखब तारीख को पढ़ने के लिए मुहैया होती है। ये तमाम जो है आसार खदीमों में लिए जाते हैं।